एक आदमी जिसकी हाइट 8 फीट की थी, उससे दूसरा आदमी कह रहा था कि कल हर हाल में तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा। उस 8 फीट के आदमी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दृष्टि और नायरा भी आरएसआर और विक्रम को बाएं बोलकर एकनाथ गुरुजी के साथ कार में निकल चुके थे। आरएसआर मेंशन से बाहर निकलते ही दृष्टि अपने अलग ही अंदाज में आ गई थी। उसने और नायरा ने अपने फेस पर मास्क लगा लिया था। उस मास्क को देखकर कोई भी उसे पहचान सकता था। अब उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि ये वही मासूम सी दृष्टि है जो अभी थोड़ी देर पहले आरएसआर मेंशन में थी। दृष्टि ने एकनाथ से कहा कि ये लोग कौन है जो आरएसआर को मारना चाहते हैं और ये क्यों आरएसआर को मारना चाहते हैं। एक साथ ने कहा, अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। नायरा ने कहा, चंद्रमणि के पीछे किसी और का हाथ है, वो तो बस एक छोटा सा मोहरा है। नायरा की बात सुनकर दृष्टि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसके बाद वो सभी एक ऐसी जगह पर जहां कोई भी आता जाता नहीं था, उनकी कार वहां पर एक मेंशन के सामने आकर रुकी थी, जो चारों तरफ से 20 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और जिसकी दीवारों के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा हुआ था। बिना सिक्योरिटी के भी उस मेंशन में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसका सिक्योरिटी सिस्टम पहले से ही ऑटोमेटिक अपग्रेडेड था। उसके मेन डोर पर आई स्कैनर लगा हुआ था। बाहर से देखने में वो मैंसन किसी खंडर से कम नहीं था। फिलहाल बैड ब्यूटी गैंग की पूरी टीम इसी मैंशन में रह रही थी। किसी को नहीं पता था कि मिस क्वीन उस मैंशन में आ रही है। मिस क्वीन अपनी आई को स्कैन करके मेन डोर से सीधा अंदर चली गई। उसके साथ नायरा और एकनाथ गुरुजी भी थे। मिस क्वीन इस जगह पर बहुत दिन बाद आई थी। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रही थी। वहां पार्किंग में बहुत सारी लग्जरी कारें खड़ी थीं और उस मेंशन के चारों तरफ बहुत ही बड़ा गार्डन था। बाहर से दिखने में जैसे वो मैंसन खंडर लग रहा था, अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे मानो स्वर्ग में आ गए हो। जैसे ही मिस क्वीन ने मैंसन के अंदर एंट्री कर ली तो उसे देखकर गैंग के सभी मेंबर हैरान रह गए। वो मैंशन भी अंदर से आरएसआर मैंशन की तरह बहुत ही लेविश था। उसके फर्श का मार्बल बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा था। मैंशन की खूबसूरती सच में ही देखने लायक थी। मेंशन के हॉल में एक यूनिक सा लाइटिंग फाउंटेन लगा हुआ था जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। उस मेंशन को बहुत ही क्रिएटिव माइंड से बनाया गया था। उस मेंशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम थी। उस मेंशन की दीवारें 2 मीटर चौड़ी थीं, जिसके अंदर 1 मीटर की लोहे की दीवार थी, जिसे दोनों तरफ से कंक्रीट की दीवार से छुपा दिया गया था। दरअसल वो मिस क्वीन का सेफ हाउस था। उस मेंशन में बिना परमिशन के कोई हेलीकॉप्टर्स भी लैंड नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक बैलिस्टिक मिसाइल लगे हुए थे जो हेलीकॉप्टर या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके ऑटोमेटिक एक्टिव मोड में आ जाते थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बॉस वहां पर एकदम अचानक आ जाएंगी। शिवानी और सभी मेंबर अपने घुटनों पर बैठकर मिस क्वीन को ग्रीट करने लगे। उसके बाद नायरा ने जब उन्हें रिलैक्स होने के लिए कहा, तब जाकर वो सभी खड़े हुए। मिस क्वीन ने अपनी सख्त आवाज में, कल सुबह तक मुझे कल होने वाले मार्शल आर्ट के महामुकाबले की सारी डिटेल चाहिए। कोई उसमें आरएसआर को भी मारने की प्लानिंग कर रहा है। मुझे सुबह तक ये पता चल जाना चाहिए कि आखिर ये सब कौन प्लान कर रहा है। मिस क्वीन का ऑर्डर मिलने पर सभी वहां से दिन में ही निकल गए थे। सुबह का वक्त था। आज काफी बड़े स्तर पर महामुकाबले का आयोजन किया जा रहा था। वहां पर सभी हाई रैंक के मास्टर भी थे। इस महामुकाबले के चीफ गेस्ट एक ग्रैंड मास्टर थे। पूरी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे मास्टर थे जो इस लेवल पर पहुंचे थे। उसे ग्रैंड मास्टर का नाम सज्जन सिंह था। उसके लिए वीआईपी सिटिंग अरेंजमेंट में एक बड़े से सिंगल शीट लग्जरी सोफे का इंतजाम किया गया था। उसे वहां पर सम्मान के साथ बिठाया गया था। उसके साइड में चंद्रमणि बैठा था। वो पूरे टाइम ग्रैंड मास्टर की चापलूसी करने में लगा हुआ था, पर ग्रैंड मास्टर को उसकी चापलूसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ग्रैंड मास्टर इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका था। मार्शल आर्ट्स महामुकाबला शुरू होने ही वाला था। चंद्रमणि अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अभी तक एकनाथ और उसका शिष्य ब्लैक ड्रैगन या आरएसआर में से कोई क्यों नहीं आया। वहां पर सभी बड़े से बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। चंद्रमणि मन ही मन खुश हो रहा था कि अगर एकनाथ ने डर कर हार मान ली है तो इससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए क्या हो सकती है। पर उसे एक बात की टेंशन बहुत ज्यादा थी। अगर ब्लैक ड्रैगन या आरएसआर में से कोई भी नहीं आया तो वह दिए गए मिशन को कैसे पूरा करेगा। उसका सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा।
अब उसके चेहरे पर आई मुस्कान की जगह उदासी ने ले ली थी। अब वो बस इसी इंतजार में था कि कैसे भी करके एकनाथ इस मुकाबले में आ जाए। एकनाथ के साथ 2 लड़कियां उस मार्शल आर्ट कंपटीशन के आयोजन में पहुंच गई थीं। उनमें से एक लड़की ने अपना नाम एकनाथ के स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर करवाया। उस लड़की ने रेड कलर का साइनिंग बॉडी फिटेड सूट पहना हुआ था, जिससे उसकी पूरी बॉडी कवर थी और चेहरे पर एक रेड कलर का मास्क था। उसने रजिस्ट्रेशन में अपना नाम रेड लोटस लिखवाया था। उस नाम को देखकर रिसेप्शनिस्ट की हंसी छूट गई। उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहा, सॉरी मिस। पर रेड लोटस ने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और नाम रजिस्टर कराकर वहां से आगे की तरफ निकल गई। उनके वहां से निकलने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी और अपने कलीग से कहा, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, पार्टिसिपेट करने नाम तो ऐसे लिखवाते हैं जैसे कि वो कितने बड़े मार्शल आर्ट के मास्टरों हो, पर इन्हें आता जाता कुछ है नहीं। ये अपना पूरा दिन ऐसे नाम तलाशने में ही लगा देते हैं। जब उसने अपना नाम रेड लोटस बताया तब मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी और मेरे हंसने की वजह से उसके साथ की लड़की तो मुझे ऐसे घूरकर देख रही थी जैसे कच्चा ही खा जाएगी। एक बार को तो मैं भी उस लड़की की आंखें देखकर डर गई थी और मुझे पता है ये ऐसे लोगों की ट्रिक्स रहती है। उस मार्शल आर्ट्स के महामुकाबले को इंडिया की मार्शल आर्ट फेडरेशन मैनेज कर रही थी। इस फेडरेशन में इंडिया के हाई क्लास फैमिली के लोग जुड़े हुए थे। जब रजिस्ट्रेशन लिस्ट कंप्लीट हो गई तो उसके बाद उसे फेडरेशन के चेयरमैन के पास भेज दिया गया। फेडरेशन के चेयरमैन मिस्टर राजीव बंसल थे, जो आज के बिजनेस के दौर में एक जाना माना नाम था। मिस्टर राजीव बंसल भी मार्शल आर्ट्स में एक जाना माना नाम था। वो 6 स्टार मास्टर थे। जब मिस्टर राजीव बंसल उस लिस्ट को चेक कर रहे थे तो उन्हें भी एकनाथ के स्टूडेंट का नाम देखकर हंसी आ गई। अब उसने अपने असिस्टेंट से कहा, ये एकनाथ ब्लैक ड्रैगन की जगह पर किस नमूने को उठाकर लाए हैं। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो लड़का नहीं लड़की है। उसके असिस्टेंट ने कहा, सर ये 28 साल की एक लड़की है। लड़की का नाम सुनकर अब तो मिस्टर चेयरमैन का भी इंटरेस्ट एकनाथ के स्टूडेंट में आ गया। अब वह भी इस लड़की की फाइट को देखना चाहता था। चीफ गेस्ट सज्जन सिंह ने एक बड़ी सी मसाल को जलाकर इस महामुकाबले के आयोजन की शुरुआत की। इस महामुकाबले में 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सभी देशों के बड़े से बड़े मास्टरों ने इस मुकाबले में अपने स्टूडेंट का नाम रजिस्टर करवाया था। इस महामुकाबले में जिसके स्टूडेंट की रैंक जितनी अच्छी होगी उसका उतना ही ज्यादा नाम होगा। कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। तभी चंद्रमणि की नजर ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखकर वह हैरान रह गया था। उसके चेहरे पर घृणा के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। आखिर एकनाथ गुरुजी किसको अपने साथ लेकर आए थे? आखिर ये रेड लोटस कौन थी? क्या रेड लोटस इस मुकाबले में एकनाथ गुरुजी का नाम रोशन कर पाएगी? आखिर किसको देखकर चंद्रमणि हैरान रह गया था और किसको देखकर उसके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। तभी चंद्रमणि की नजर ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखकर वह हैरान रह गया था। उसके चेहरे पर घृणा के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। उसने डोर से एकनाथ को आते हुए देखा। उसके साथ रेड कलर के सूट में 2 लड़की भी चल रही थी और चंद्रमणि की नजर तो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन या RSR को ढूंढ रही थी, जो उसे एकनाथ के साथ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्रमणि अपने दिमाग में सोच रहा था कि आखिर इस एकनाथ के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। ये यहाँ पर आया भी है पर इसके स्टूडेंट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तो कंपटीशन स्टार्ट ही हुआ है, हो सकता है कि कुछ देर में इसके स्टूडेंट आ जाए। अब तो मुझे भी इसकी स्टूडेंट की फाइट देखने का इंतजार है। चंद्रमणि का ध्यान एकनाथ के पीछे आती हुई लड़कियों पर था ही नहीं। कंपटीशन में 2 स्टूडेंट्स एक दूसरे के अपोजिट स्टेज पर आ चुके थे। रेफरी ने उनकी फाइट स्टार्ट करवा दी थी। दोनों फाइटर वास्तव में ही अच्छी मार्शल आर्ट की जानकारी रखते थे। उनके बीच कंटिन्यू आधे घंटे तक फाइट चलती रही। फिर एक परफेक्ट टेक्निक के साथ एक लड़के ने उस मैच को फिनिश कर दिया। उस लड़के की उम्र 32 साल के आसपास थी। उसका नाम सार्थक कपूर था, जो आरव कपूर की फैमिली से ही रिलेटेड था। ऐसे ही कुछ पार्टिसिपेट्स की टर्न आ चुकी थी। अब लंच का टाइम हो गया था, इसलिए कंपटीशन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। रेड लोटस अब उस कंपटीशन में बोर होने लगी थी।
वो एकनाथ के साथ लंच के लिए चली गई थी। वो वहीं पास के 5 स्टार होटल में गए और एक प्राइवेट टेबल पर जाकर बैठ गए। वहां पर बैठकर उन तीनों ने कुछ डिशेस खाने के लिए ऑर्डर की। अभी वे खाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां पर एक 10-12 लड़कों का ग्रुप आ गया। उस ग्रुप के लड़के बहुत ही ज्यादा बदतमीज और घमंडी थे। वे सभी चंद्रमणि के स्टूडेंट थे। वो वहां उनके रेड लोटस की साइड वाली टेबल पर बैठकर गंदे गंदे कमेंट्स पास करने लगे, पर मिस रेड लोटस और उसकी असिस्टेंट ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। जब तक वे तीनों वहां से खाना फिनिश करके निकल नहीं गए, तब तक वे सभी लड़के ऐसे ही कमेंट पास करते रहे। वहां से निकलकर रेड लोटस और नायरा अभी मेन डोर पर ही पहुंचे थे कि तभी वहां से निकलते हुए उन्हीं के ग्रुप के एक लड़के ने मिस रेड लोटस के पीछे मारने को अपना हाथ बढ़ाया था कि तभी उसकी असिस्टेंट ने उस लड़के के हाथ की कलाई को पकड़कर घुमाया, जिससे उसके हाथ की कलाई एक क्रैक की आवाज के साथ फ्रैक्चर हो गई थी। वो लड़का दर्द से चिल्ला उठा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके साथी उसके पास आए। तब तक वो तीनों जा चुके थे। अब उस लड़के की अपने फ्रेंड से सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसका हाथ एक लड़की ने तोड़ दिया है। इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा कि अभी जो 2 लड़कियां यहां से गई थीं, उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसने मेरी कलाई को पकड़ कर घुमा दिया, जिससे मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अपने दोस्त को इतने दर्द में देखकर उन लड़कों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने ठान लिया था कि अब जब भी उनका सामना उन तीनों से होगा तो वे उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। उसके बाद एक लड़का उसको हॉस्पिटल ले गया और बाकी सब भी खाना खाकर वहां से निकल गए। कंपटीशन फिर से स्टार्ट हो चुका था। इस कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाया जा रहा था, जिससे पब्लिक का उत्साह इस मुकाबले को देखकर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि इस कंपटीशन में एक से बढ़कर एक मार्शल फाइटर ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार एक 8 फीट के आदमी ने उस स्टेज पर कदम रखा था, जिसे देखकर वहां पर आया हर एक मार्शल फाइटर अंदर तक कांप गया था। किसी भी मार्शल फाइटर की हिम्मत उससे लड़ने की नहीं हो रही थी। तभी रिंग में दूसरे पार्टिसिपेट का नाम पुकारा गया। वो फाइटर डर से कांपता हुआ रिंग में एंटर हुआ, क्योंकि ये उसके गुरुजी के सम्मान की बात थी। उस 8 फीट के आदमी को देखकर एक बार के लिए दर्शकों का भी हलक सूख गया था। दर्शक भी उस दानव को देखकर कांप रहे थे। उसके सामने खड़ा फाइटर भी डरा और सहमा हुआ था। उसका मन तो कह रहा था कि अभी वो वहां से रिंग छोड़कर भाग जाए, पर वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता था। उसके मास्टर की रेपुटेशन का जो सवाल था। आम दर्शक भी इस आगे होने वाले मैच को बड़े उत्साह से देख रहे थे। उनका इंटरेस्ट इस कंपटीशन में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लाइव चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आरएसआर और विक्रम भी आरएसआर ग्रुप में बैठे इस कंपटीशन के लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे। उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट न करने का बहुत दुख था, पर एक नाथ गुरुजी ने अपनी कसम देकर आरएसआर को इस कंपटीशन से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि आरएसआर की बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। आरएसआर भी उस 8 फीट के आदमी को देखकर हैरान था, और उस आदमी को देखकर विक्रम तो एक पल के लिए डर ही गया था। उन दोनों ने देखा कि स्टेज पर जैसे ही वो लड़का उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उस 8 फीट के आदमी ने औसत दुबले पतले फाइटर को उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया। बस फाइटर की रिंग में जाने की दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। रेफरी ने उस 8 फीट के आदमी का नाम लेते हुए कहा, रत्नाकर पहलवान विनर घोषित हुए हैं। इतना सुनकर रत्नाकर और उस स्टेज को छोड़कर वापस अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसके कुछ देर बाद ही मिस रेड लोटस का नाम पुकारा गया। मिस रेड लोटस धीरे से चलकर बड़े ही एलिगेंट अंदाज में स्टेज पर आई। रेड लोटस का नाम सुनते ही आरएसआर शॉक्ड रह गया। उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। आरएसआर को परेशान देखकर विक्रम ने पूछा, आपको क्या हुआ बॉस? क्या आप मिस रेड लोटस को जानते हो? आरएसआर ने कहा, मिस रेड लोटस के ई आने से पूरी दुनिया के ग्रैंड मास्टर्स का ध्यान इस कंपटीशन की तरफ हो जाएगा। आज तुम्हें वहां पर सिर्फ एक ही ग्रैंड मास्टर बैठा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कल इस कंपटीशन में तुम्हें 20 से ज्यादा ग्रैंड मास्टर दिखाई देंगे। अभी से इस कंपटीशन का माहौल चेंज होने वाला है। विक्रम ने कहा, बॉस मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। ये सब मेरे तो सिर के ऊपर से जा रहा है। आरएसआर ने विक्रम से कहा, रेड लोटस वापस 5 साल बाद लौटी है। उसका लौटना आगे होने वाली किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। तुम्हें पता है, शायद मैं भी इस रेड लोटस का सामना नहीं कर पाऊं। ये सुनकर तो विक्रम के तोते ही उड़ गए।
RSR ने आगे कहा, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात है जो हमारी नजरों से छुप रही है, नहीं तो रेड लोटस यहाँ नहीं होती। मुझे इस मार्शल आर्ट के महामुकाबला की छोटी से छोटी जानकारी अगले 2 घंटों में चाहिए। कुछ ऐसा है जो हमसे मिस हो रहा है और क्या पता वह हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो। अब विक्रम को सारी बात समझ में आ गई थी और विक्रम उसके बाद वहां से निकाला गया। RSR को मिस रेड लोटस कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे रेड लोटस को देखकर ऐसी फीलिंग कैसे हो सकती है। मिस रेड लोटस को रिंग में देखकर सभी दर्शक उत्साह से चिल्लाने लगे और कुछ घमंडी कंपेटिटर कमेंट पास कर रहे थे कि तुम ब्यूटी सलून की जगह शायद गलती से इस जगह पर आ गई हो। यह तुम्हारा रैंप वॉक स्टेज नहीं है जो कि तुम यहाँ कैट वॉक करने आ गई हो। सभी उन लोगों की बातें सुनकर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक डेलीगेट सी लड़की इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई है। अब दर्शकों को यह मार्शल कंपटीशन कम मॉडलिंग कंपटीशन ज्यादा लग रहा था। सब उस लड़की का मजाक उड़ा रहे थे, पर उसे उन लोगों की हंसी मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई था जो मिस रेड लोटस को देखकर पसीना पसीना हो गया था। वो मिस लोटस को देखकर थर थर कांप रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसे सांस लेना भी भारी हो रहा था। आखिर RSR मिस रेड लोटस को कैसे जानता है? क्या मिस्टर RSR का और मिस रेड लोटस के बीच कोई रिलेशन था? आखिर वह आदमी कौन था जो रेड लोटस को देखकर डर से कांप रहा था, और वह क्यों रेड लोटस को देखकर घबरा रहा था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO's सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर CEO। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसे सांस लेना भी भारी हो रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि चीफ गेस्ट ग्रैंड मास्टर मिस्टर सज्जन सिंह थे। उन्हें घबराहट तो तभी शुरू हो गई थी जब उन्होंने मिस रेड लोटस का नाम सुना था, पर उन्होंने अपने मन को यह कहकर समझा लिया कि ये वो नहीं हो सकती। उसे तो मार्शल आर्ट्स छोड़े 5 साल बीत गए हैं और किसी को पता भी नहीं है कि वह है कहां पर। ग्रैंड मास्टर इतना सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर स्टेज की तरफ चलते हुए मिस रेड लोटस पर गई, जिसकी वजह से उसकी डर के मारे हालत खराब हो गई। मिस रेड लोटस स्टेज पर बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी और लोग उसका मजाक उड़ाए जा रहे थे। तभी रेफरी ने दूसरी पार्टिसिपेंट को भी स्टेज पर बुला लिया था। वो आदमी 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान था, जिसकी बॉडी की शेप बिल्कुल बॉडी बिल्डर्स की जैसी थी। उसके स्टेज पर आते ही लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कहाँ ये नाजुक सी लड़की और कहाँ ये मस्कुलर सा लड़का। लगता है इस लड़की की किस्मत ही खराब है। अब सभी दर्शकों को इंतजार था कि इस बेचारी लड़की का आगे क्या होगा। इंडियन मार्शल आर्ट फेडरेशन के चेयरमैन तो बड़े इंटरेस्ट के साथ उस मुकाबले को देख रहे थे। उनका ध्यान ग्रैंड मास्टर की तरफ था ही नहीं। चेयरमैन मन ही मन सोच रहे थे कि बेचारी इस लड़की का क्या होगा। वो आदमी मिस रेड लोटस को इशारा देकर उसे पहले अटैक करने का मौका दे रहा था, पर मिस रेड लोटस ने उल्टा उसे ही इशारा करके पहले अटैक करने के लिए कहा, जिससे उस आदमी के अहम को चोट पहुंची। बस फिर क्या था, वह आदमी गुस्से में आग बबूला हो गया और मिस रेड लोटस पर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से दौड़ा। उस आदमी ने मिस रेड लोटस की छाती में मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाकर बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर मिस रेड लोटस ने बड़ी फुर्ती से उसे चकमा दे दिया और उसे इशारे से कहा कि अब मेरी बारी। इतना कहते ही मिस रेड लोटस ने अपना फेस दर्शकों की तरफ करके पैर रिंग के चारों तरफ बंधी रस्सी पर रखा और नीचे की तरफ फोर्स लगाकर उसने हवा में बैक फ्लिप के साथ जंप लगा दी और हवा में ही उस आदमी की तरफ धनुष के आकार में जाते हुए उसकी छाती में बहुत ही तेज फोर्स के साथ एक मुक्का मारा, जिसकी वजह से वो आदमी पसलियों के टूटने की आवाज के साथ रिंग से बाहर जाकर पड़ा। उस आदमी की आंखें हैरानी से खुली हुई थीं। कुछ ही सेकंड्स में वह आदमी दर्द की वजह से बेहोश हो गया। दर्शकों को कुछ समझ नहीं आया कि ये उन्होंने क्या देखा, जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपने ही देखे हुए पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर सी लड़की इतने भारी भरकम आदमी को कैसे रिंग से बाहर फेंक सकती है। जो आदमी कुछ देर पहले तक उस लड़की का मजाक उड़ा रहे थे, यह दृश्य देखकर उनका गला सूख गया था। जो लड़के होटल में मिस रेड लोटस के साथ बदतमीजी कर रहे थे,
वे सभी इस टाइम थर-थर कांप रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वे सोई हुई शेरनी के मुंह में हाथ डाल रहे थे। अब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। मिस रेड लोटस रिंग से उतरकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। रेफरी को तो होश ही नहीं था कि उसे विनर का नाम भी अनाउंस करना है। कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसने देखा कि मिस रेड लोटस वहां पर है ही नहीं। उसने जल्दी से विनर का नाम अनाउंस किया। उसके बाद उसने अगले कंपेटिटर्स को बुलाया। दूसरी तरफ वीआईपी एरिया में ग्रैंड मास्टर मिस्टर सज्जन सिंह अपने माथे से पसीना पोंछते हुए खड़े हो गए। तभी चेयरमैन और चंद्रमणि दोनों ने ग्रैंड मास्टर की चापलूसी करते हुए कहा कि ग्रैंड मास्टर, आपको कोई परेशानी है? ग्रैंड मास्टर ने उन दोनों से कहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं अभी आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ग्रैंड मास्टर को हुआ क्या है। अभी तक तो वो बड़े आराम से इस महामुकाबले का आनंद ले रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। ग्रैंड मास्टर वहां से जा चुके थे। शाम 6 बजे तक महामुकाबले का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका था, जिसमें टोटल 60 लोग अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए थे। सभी लोगों के मुंह पर इस टाइम सिर्फ रेड लोटस का ही नाम था। जब सभी दर्शक रिसेप्शन से होते हुए बाहर निकल रहे थे, वे सभी मिस रेड लोटस के बारे में ही बात कर रहे थे। किसी ने कहा, भाई मैंने तो आज तक ने पावरफुल टेक्निक्स किसी की भी नहीं देखी। किसी और ने कहा, मिस रेड लोटस हवा में जंप लगाती हुई ऐसे लग रही थी कि जैसे किसी ने तीर कमान से छोड़ दिया हो। किसी और ने कहा, यार उसने कैसे इतने बड़े शरीर वाले बॉडी बिल्डर आदमी को अपने एक ही वार में रिंग से बाहर फेंक दिया था। तभी दूसरे ने कहा कि उसकी पसलियों के टूटने की आवाज इतनी जोर से सुनाई दी थी कि अब शायद ही वह आदमी जिंदगी में कभी चारपाई से उठ पाएगा। उन सभी की बात उन दोनों रिसेप्शनिस्ट ने भी सुनी, जिसे सुनकर वे दोनों भी उस लड़की के बारे में सोचकर हैरान थीं। अब उन्हें अपनी सुबह की हरकतों पर पछतावा रहा था। दृष्टि आज बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। जितने भी लोग जो आज वहां पर सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए थे, उनका रहने का सारा इंतजाम मार्शल आर्ट फेडरेशन ने ही किया था। मिस रेड लोटस को भी अपने होटल रूम की की मिल गई थी। उन तीनों ने सबसे पहले होटल में जाते ही अपने लिए डिनर ऑर्डर किया था। डिनर फिनिश करने के बाद नायरा और दृष्टि एक रूम में सो गए थे और एकनाथ गुरुजी दूसरे रूम में। वही रात के समय ग्रैंड मास्टर सज्जन सिंह किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। वह बता रहे थे कि मिस रेड लोटस वापस आ चुकी है। ये बात सुनकर फोन की दूसरी तरह का आदमी बहुत ही ज्यादा कांप गया था। उसे ने हकलाते हुए पूछा कि तुम श्योर हो कि ये वही है? ग्रैंड मास्टर सज्जन सिंह ने कहा, अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कल खुद कंपटीशन में आकर देख लेना, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा था या झूठ। इतना कहकर ग्रैंड मास्टर सज्जन सिंह ने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ चेयरमैन और चंद्रमणि को समझ नहीं आ रहा था कि वह आज ग्रैंड मास्टर सज्जन सिंह बीच में ही उठकर उस मुकाबले से क्यों चले गए थे। वो दोनों इस बात की गहराई जानने में लगे हुए थे और उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर चेयरमैन ने तो इस बात के बारे में जानने के लिए ग्रैंड मास्टर के पास जाना ही सही समझा। कुछ ही देर में मिस्टर चेयरमैन ग्रैंड मास्टर के प्राइवेट रूम के बाहर खड़े हुए थे। उसने डोरबेल बजाई। कुछ ही सेकंड बाद ग्रैंड मास्टर सज्जन सिंह ने डोर ओपन किया तो उन्होंने सामने मिस्टर चेयरमैन को खड़ा पाया। ग्रैंड मास्टर ने चेयरमैन से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेयरमैन ने ग्रैंड मास्टर से कहा कि आज आप कुछ टेंशन में लग रहे थे। यही सोच के मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचा आपके साथ एक रेड वाइन का जाम हो जाए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। ग्रैंड मास्टर को भी मिस्टर चेयरमैन की बात पसंद आई और उसने चेयरमैन को अंदर बुला लिया। उसके बाद दोनों ने रेड वाइन को ग्लास में डालकर धीरे धीरे पीना शुरू किया। मौका देखकर चेयरमैन ने ग्रैंड मास्टर से कहा, मास्टर ज्यादा परेशान लग रहे थे। आखिर इतना परेशान होने की वजह क्या थी? हो सकता है इसमें मैं शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊं। चेयरमैन को भी वाइन का थोड़ा सा नशा हो गया था कि तभी मिस्टर चेयरमैन ने आगे कहा, कहीं ये बात उस लड़की से तो रिलेटेड नहीं है? आज आपकी तबीयत भी खराब हुई थी जब वह लड़की रिंग में थी। मास्टर, क्या आप मिस रेड लोटस को पहले से ही जानते हो? ग्रैंड मास्टर सज्जन सिंह रेड वाइन पीकर अभी थोड़ा नॉर्मल हुए ही थे कि मिस्टर चेयरमैन ने फिर उस लड़की की याद दिलाकर उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर चेयरमैन ने भी ग्रैंड मास्टर के बदलते हुए एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था। चेयरमैन ग्रैंड मास्टर को कांपते हुए भी देख पा रहा था।
उसे समझ आ गया कि ग्रैंड मास्टर इस टाइम बहुत घबराए हुए हैं। आखिर मिस रेड लोटस का ऐसा कौन सा पास्ट था जिसे याद करके ग्रैंड मास्टर सज्जन सिंह भी घबरा गए थे? आखिर मिस लोटस ने 5 साल पहले ऐसा क्या किया था जो कि सभी ग्रैंड मास्टर उसके नाम से इतना कांपते थे? आखिर ही ग्रैंड मास्टर ने केस से फोन पर रेड लोटस के बारे में बात की थी। आखिर रेड लोटस के बारे में आरएसआर को क्या पता था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज follow my YouTube channel Nitesh Novel Writer or give likes and comments on my story Billionaire CEO's Secret Wife Season 2। मिस्टर चेयरमैन ने भी ग्रैंड मास्टर के बदलते हुए एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था। चेयरमैन ग्रैंड मास्टर को कांपते हुए भी देख पा रहा था। उसे समझ आ गया कि ग्रैंड मास्टर इस टाइम बहुत घबराए हुए हैं। ग्रैंड मास्टर ने हल्के से नशे के साथ कहा, तुम कुछ जानते भी हो मिस रेड लोटस के बारे में? चेयरमैन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ग्रैंड मास्टर, मैं नहीं जानता। चेयरमैन की ना सुनकर ग्रैंड मास्टर के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ग्रैंड मास्टर ने आगे कहा, वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, ये तुम्हें कल पता चल जाएगा। पर ग्रैंड मास्टर की बात मिस्टर चेयरमैन के सिर के ऊपर से गई। ग्रैंड मास्टर ने मिस्टर चेयरमैन से कहा, कल तुम में खुद ही तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चल जाएगा। मिस्टर चेयरमैन को समझ आ गया कि आज तो ग्रैंड मास्टर उसे कुछ नहीं बताने वाले हैं, इसलिए मिस्टर चेयरमैन वहां से जाने लगा। तभी पीछे से ग्रैंड मास्टर ने उसे वार्निंग देते हुए कहा कि भूलकर भी उस लड़की के पास मत जाना। जितना तुम उस लड़की से दूर रहो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मिस्टर चेयरमैन ने मन ही मन अपने आप से कहा, शायद ग्रैंड मास्टर को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, जो वे रेड लोटस के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। और अपने आप में बड़बड़ाता हुआ चेयरमैन वहां से निकल गया। आरएसआर अपने रूम में बैठा हुआ था। विक्रम उसके सामने खड़ा था। विक्रम ने आरएसआर से कहा, बॉस, इस मार्शल आर्ट्स के महामुकाबले में ब्लैक ड्रैगन या आरएसआर को मारने की प्लानिंग की गई थी। उसने आगे कहा, इन दोनों में से जो भी एकनाथ के स्टूडेंट के रूप में पार्टिसिपेट करता, उसे मारने की पूरी तैयारी की गई थी। और इस बात का पता एकनाथ गुरुजी को लग गया था। उन्हें पता था कि आप अभी रिकवर नहीं हुए हैं, इसलिए उन्होंने मिस रेड लोटस से हेल्प मांगी। और अचंभे की बात यह है कि एकनाथ गुरुजी ने उसे ढूंढा कैसे। आज तक कोई भी उसके ठिकाने के बारे में नहीं जानता। बॉस में चाहकर भी इस बात का पता नहीं लगा पाया। विक्रम की बात सुनकर आरएसआर भी यही सोच रहा था कि आखिर एकनाथ गुरुजी ने उसे तलाश कैसे किया। उसके बाद आरएसआर ने विक्रम से कहा कि तुम इस मुकाबले पर नजर रखो, अब भी कुछ हमसे मिस हो रहा है, और पता लगाओ कि मुझे मारने की प्लानिंग किसकी थी। इतना सुनकर विक्रम अपने रूम में आराम करने के लिए चला गया और आरएसआर देवांश के पास लेट गया। सुबह का वक्त था। अभी मार्शल आर्ट्स के बिग कंपटीशन को शुरू होने में 10 मिनट्स का ही समय था कि तभी मार्शल आर्ट्स के महामुकाबले वाली जगह पर काफी सारी लग्जरी गाड़ियां एक के बाद एक वहां पर आने लगी। मिस्टर चेयरमैन को भी इस बारे में पता चल गया था। उसे लगा शायद कुछ और बड़ी फैमिली के लोग इस कंपटीशन से जुड़ना चाहते हैं, तो वह उनका स्वागत करने के लिए खुद ही जल्दी से मैन डोर की तरफ चल दिया। पर जब उसने सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके सामने 8 to 10 ग्रैंड मास्टर खड़े हुए थे, और इससे बड़ी बात तो यह थी कि अभी और भी ग्रैंड मास्टर आते जा रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में किसी भी जगह इतने ग्रैंड मास्टर एक साथ इकट्ठा नहीं हुए। अब तो चेयरमैन के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था कि तभी से कुछ ऐसा याद आया जिससे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और वह मन ही मन इस बात को नकार रहा था। ग्रैंड मास्टर ने उससे कहा था कि तुम्हें कल खुद ही उस लड़की के बारे में पता चल जाएगा। उनके कहने का मतलब आज सुबह की होने वाली इस घटना से तो नहीं था जो इस वक्त उसके सामने घट रही थी। अभी वह इस बारे में सोच रहा था कि तभी एक ग्रैंड मास्टर ने आकर उससे कहा, क्या तुम जानते हो मिस रेड लोटस इस वक्त कहां पर मिलेंगी? ये सुनकर तो चेयरमैन को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया है। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था कि आखिर वह लड़की कौन है जिसके लिए इतने सारे ग्रैंड मास्टर एक साथ आ गए हैं। चेयरमैन ने हकलाते हुए ग्रैंड मास्टर से कहा कि मिस रेड लोटस इस वक्त शायद अब भी अपने रूम में ही होगी। उस ग्रैंड मास्टर ने चेयरमैन से कहा, क्या तुम हमें वहां पर लेकर जा सकते हो?
उस चेयरमैन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद मिस्टर चेयरमैन अपने साथ 15 के आसपास ग्रैंड मास्टर्स को लेकर मिस रेड लोटस के पास जाने को आगे ही बढ़ा था कि उसने डोर से रेड लोटस और उसके असिस्टेंट को दूर से आते देख लिया था। उनके साथ एक नाथ भी था। तभी रिसेप्शन के सामने ही रुकते हुए मिस्टर चेयरमैन ने उनसे सभी ग्रैंड मास्टर्स से इशारा करते हुए कहा कि वो रही मिस रेड लोटस। अभी रिसेप्शन के पास कोई और आदमी नहीं था। मिस रेड लोटस को पता चल गया था ग्रैंड मास्टर्स यहाँ पहुंच चुके हैं। वो अंदर कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद बाहर की तरफ चलकर आ रही थी। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला था। रिसेप्शनिस्ट ने भी सभी ग्रैंड मास्टर्स को पहचान लिया था। उन सभी की फोटो को उन दोनों रिसेप्शनिस्ट ने ही फ्रंट वॉल पर एक लकड़ी के फ्रेम में लगाया था। वे दोनों तो आंखें फाड़कर सभी ग्रैंड मास्टर्स को देखे जा रही थीं। उन्हें ग्रैंड मास्टर की वैल्यू पता थी। वे दोनों ये देखकर हैरान थीं कि इतने सारे ग्रैंड मास्टर, वो भी यहाँ पर। लगता है आज का कंपटीशन कुछ स्पेशल है। एक ने उनमें से कहा, तुम्हें पता है आज तक कभी भी इतने सारे ग्रैंड मास्टर को एक जगह पर ऐसे नहीं देखा गया है, कुछ स्पेशल डेज को छोड़कर। लगता है आज भी कुछ स्पेशल होने वाला है। अभी वे दोनों इस बारे में सोच रही थीं कि वहां पर मिस रेड लोटस धीरे से चलते हुए उन सभी ग्रैंड मास्टर्स के सामने आ गई और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उस रिसेप्शनिस्ट ने दूसरी से कहा, देखो तो सही, ये थोड़ी फेमस क्या हो गई, ये तो खुद को इन ग्रैंड मास्टर से ऊपर समझने लगी। दूसरी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, देखो तो सही, ये इन सभी को देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। क्या इसे नहीं पता कि उन सभी के सामने खड़े होने की, तो क्या उन्हें एक नजर देखना भी इसकी औकात से बाहर है। और ये है कि उनसे सीधा नजरें मिलाकर उन्हें देख रही है। क्या इसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता? पता नहीं इसकी फैमिली ने इसकी कैसी परवरिश की है। वे दोनों अभी आपस में बातें ही कर रही थीं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वह सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी। सभी ग्रैंड मास्टर ने घुटनों पर बैठकर उसके सामने सिर झुका लिया था। उस सीन को देखकर उन रिसेप्शनिस्ट का गला सूख गया। कहां अभी वे उसकी परवरिश पर सवाल उठा रहे थे और कहां अब उन्हें अपने ऊपर ही शर्मिंदा होना पड़ रहा था। अभी तक उन्हें वैसे ये समझ नहीं आया था कि वो घुटनों पर क्यों बैठे हुए हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन माई एपिसोड। उन सभी ने एक साथ कहा, कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर वहां खड़े चेयरमैन के पैर लड़खड़ा गए। मिस्टर चेयरमैन अभी ये देखकर ही परेशान था कि ये सभी ग्रैंड मास्टर्स मिस रेड लोटस के सामने घुटनों में क्यों बैठ गए। और तभी उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया कि घबराहट से वो कांपने लगा। उसके माथे से पसीना आ गया। उसने सुना था कि सभी ग्रैंड मास्टर्स ने कहा कि क्वीन ओन ऑफ मार्शल वर्ल्ड हमारा अभिवादन स्वीकार करे। ये वर्ड्स किसी के भी दिल को थर्राने के लिए काफी थे। उसे समझ आ गया कि सभी ग्रैंड मास्टर्स क्यों अपने घुटनों पर क्यों बैठे हुए हैं। अब वो भी जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गया। सबने उस आइडियल का आज तक बस नाम ही सुना था। विक्रम ने आरएसआर को उस आदमी के बारे में सारी डिटेल दे दी थी जिसने उसे मारने की प्लानिंग की थी। वही आरएसआर को ये तो पता ही चल गया था कि उसे मारने के पीछे किसका हाथ है, पर उसने ये भी आइडिया लगा लिया था कि ये उस अकेले का काम नहीं है। उसकी आंखों में डेविल की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आखिर सभी ग्रैंड मास्टर मिस रेड लोटस को क्वीन ऑफ मार्शल वर्ल्ड क्यों कह रहे थे? सभी ग्रैंड मास्टर्स मिस रेड लोटस के सामने अपने घुटनों पर क्यों बैठ गए थे? आखिर आरएसआर को किसके बैर में पता लगा था जो उसे मारना चाहता था? आखिर आरएसआर के दिमाग में क्या चल रहा था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। उन सभी ग्रैंड मास्टर्स को अपने घुटनों पर बैठा देखकर मिस रेड लोटस ने उनसे कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि यहाँ किसी को मेरी पहचान का पता चले, इसलिए आप सभी खड़े हो जाइए। मिस रेड लोटस की बात सुनकर वे सभी ग्रैंड मास्टर तुरंत खड़े हो गए। उसके बाद मिस रेड लोटस ने उन सभी से कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस महामुकाबले में आप सभी रुके। मिस रेड लोटस की बात सुनकर उन सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद मिस रेड लोटस अपनी असिस्टेंट और एक नाथ के साथ वहां से चली गई। उन तीनों के जाने के बाद सभी ग्रैंड मास्टर ने चैन की सांस ली। तभी वहां पर ग्रैंड मास्टर सज्जन सिंह भी आ गए थे। उसे ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा,
तुम सबको तो मेरी बात झूठी लग रही थी, तो फिर यहाँ कैसे आ गए? सभी ग्रैंड मास्टर में से एक ने कहा। अरे सज्जन सिंह, तुम कैसी बात कर रहे हो? हमने अगर तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया होता तो क्या हम यहाँ आते? और हम मिस रेड लोटस से भी मिल चुके हैं। उन्होंने हमें यहीं रुकने के लिए कहा जब तक मुकाबला खत्म नहीं हो जाता। सज्जन सिंह, मिस रेड लोटस के साथ वो आदमी एक नाथ ही था ना? एक ग्रैंड मास्टर ने पूछा। सज्जन सिंह ने हाँ में सिर हिलाकर उसके सवाल का जवाब दिया और कहा, मुझे लगता है कि एक नाथ भी अब ग्रैंड मास्टर बन चुका है। उसके चेहरे का तेज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। उनसे दूसरे ग्रैंड मास्टर्स ने कहा, क्या बात करते हो सज्जन सिंह? ग्रैंड मास्टर बनना कोई आसान कार्य थोड़ी है कि जिसका मन किया वह ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। सज्जन सिंह ने कहा कि देख लो, अब तुम फिर मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो। आगे जाकर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद वे सभी वहां से महामुकाबले के आयोजन की तरफ चल दिया। मिस्टर चेयरमैन अपने माथे के पसीने को पूंछता हुआ वहां से जल्दी से निकल गया, क्योंकि उसे अब सभी ग्रैंड मास्टर्स का ही सेटिंग अरेंजमेंट देखना था। उस वीआईपी एरिया में 20 ऐसे ही सोफे मंगवाए गए जैसा पहले सज्जन सिंह के लिए था, और उन सभी को एक लाइन में लगा दिया गया था कि दर्शक ये अरेंजमेंट देखकर हैरान थे कि अब और कौन आ रहे हैं जिनके लिए सज्जन सिंह के जैसे ही लग्जरी सोफे का इंतजाम किया गया है। सभी दर्शक इस बारे में आपस में बात कर रहे थे। चंद्रमणि की सीट को वहां से हटा दिया गया था। उसे भी अपनी बेइज्जती फील हुई, पर वह कुछ कह नहीं सकता था। कुछ देर में वहां सभी ग्रैंड मास्टर एक साथ आ चुके थे। उन सभी को देखकर चंद्रमणि एकदम ठंडा पड़ गया। उसका गुस्सा बर्फ की तरह शांत हो चुका था। अब उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इतने बड़े ग्रैंड मास्टर्स को नाराज नहीं कर सकता था। इसलिए उसने नीचे की सीट पर जाना ही सही समझा। सभी ग्रैंड मास्टर अपनी सीट पर बैठ चुके थे। मुकाबला शुरू हो चुका था। सार्थक कपूर ने इस बार भी मुकाबले में जीत हासिल की थी। उसके गुरु इस जीत पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। धीरे धीरे मुकाबला खतरनाक होता जा रहा था। इस बार हर एक मुकाबले में आधा घंटा या उससे ज्यादा का वक्त लग रहा था। कुछ देर बाद ही उस 8 फुट के आदमी की टर्न आ गई थी और उसके अपोजिट फाइट करने वाले मार्शल आर्टिस्ट ने पहले ही हार मान ली थी। इसलिए उसे बिना लड़े ही विनर घोषित कर दिया गया था। उसके बाद कुछ और मैच हुए और फिर उसके बाद हाफ टाइम का अनाउंसमेंट हो चुका था। सभी लंच करने जा चुके थे। 1 घंटे बाद कंपटीशन फिर से स्टार्ट हो गया था। इस बार दर्शकों को कल से भी ज्यादा मजा आ रहा था। वे चिल्ला चिल्लाकर फाइटर्स में उत्साह भर रहे थे। इस बार मिस रेड लोटस का नंबर सबसे लास्ट में कर दिया गया था। शाम के 6 बज रहे थे जब मिस रेड लोटस का नंबर आया था। इस बार उसके सामने एक हल्के शरीर का फुर्तीला फाइटर था। उस मार्शल आर्ट के फाइटर ने पहले बहुत ही भारी भरकम आदमी को हराया था, पर इस बार उसका मुकाबला एक नाजुक सी लड़की से था। उस फाइटर की एक बात अच्छी थी कि उसमें कोई घमंड नहीं था, और वह ये सोचकर कि उसके सामने एक लड़की है अपना ध्यान नहीं भटका रहा था। वह पूरा कंसंट्रेट होकर बस अपने अपोजिट लड़की पर ही फोकस्ड था। जैसे ही बेल की आवाज से फाइट शुरू हुई, उस लड़के ने जल्दी से बहुत ही फुर्ती के साथ मिस रेड लोटस पर अटैक किया। वह उसे अटैक करने का मौका नहीं देना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि उसके सामने कौन खड़ा है। जैसे ही उसने मिस रेड लोटस पर अटैक किया, मिस रेड लोटस ने भी तभी थोड़ा सा पीछे हटकर सीधा किक उस लड़के के चेहरे पर मारी। रेड लोटस ने अपना पैर इतनी फुर्ती से हवा में उठाया था कि उस लड़के को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और अपने आप को बचाने के चक्कर में वो किक सीधा उस आदमी के लेफ्ट शोल्डर पर लगी थी, जिसकी वजह से वह लड़का काफी दूर जाकर गिरा। उसे समझ आ गया था कि अगर ये किक गलती से उसके चेहरे पर लग जाती तो शायद उसके चेहरे का नक्शा ही बदल जाता। अब उस लड़के को हैरानी इस बात की थी कि इस लड़की ने इतनी पावरफुल टेक्निक कैसे सीख ली थी। उसकी स्पीड मुझसे बहुत ज्यादा थी। उस लड़के की दोबारा में रेड लोटस से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई और मिस रेड लोटस को विनर घोषित कर दिया गया। अगली सुबह आज मुकाबले का 3रा दिन था और आज की फाइट सबसे ज्यादा डेंजर होने वाली थी। आज सिर्फ 30 ही सदस्य बचे हुए थे। सभी को जल्द से जल्द कंपटीशन शुरू होने का इंतजार था। ग्रैंड मास्टर अपनी जगह पर आकर बैठ गए थे। पूरी दुनिया में इस कंपटीशन की लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं था। इसमें दुनिया के सभी ग्रैंड मास्टर वहां मौजूद थे। आज वहां पर 30 से ज्यादा ग्रैंड मास्टर्स मौजूद थे। ये सब देखकर पूरी दुनिया हैरान थी।
इस कंपटीशन की वजह से सभी न्यूज चैनल्स की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आज ब्लैक मास्क पहने कोई और भी उस कंपटीशन में मौजूद था। कंपटीशन में स्टार्ट हो चुका था। आज इस कंपटीशन में काफी डेंजर फाइट चल रही थी। सभी पार्टिसिपेशन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहे थे। अब उनकी फाइट 15 मिनट से ज्यादा नहीं चल रही थी। ऐसे ही आज के 3 राउंड भी खत्म हो गए थे। अब सिर्फ 4 ही मार्शल फाइटर बचे हुए थे, जिनमें से एक था वह 8 फुट का दानव, दूसरी मिस रेड लोटस, तीसरा मिस्टर सार्थक कपूर और एक चौथा फाइटर और था। दर्शकों की ये रात बहुत ही मुश्किल से बीती थी। अगली सुबह 6 बजे से पहले ही आना शुरू हो गए थे। पूरा स्टेडियम जहां पर यह मुकाबला हो रहा था क्राउड से भर गया था। सभी को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। आज सारे लाइव कैमरे पहले ही रिंग के आसपास सेट कर दिए गए थे। आज वहां पर मिस्टर प्रेसिडेंट भी चेयरमैन अर्जुन राणा के साथ आने वाले थे। मिस्टर प्रेसिडेंट के लिए पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। स्टेडियम में आने वाले सभी दर्शकों की चेकिंग की जा रही थी। धीरे धीरे पूरा स्टेडियम क्राउड से खचाखच भर गया था, पर पब्लिक थी कि अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी दर्शकों की जुबान पर एक ही नाम था और वो था मिस रेड लोटस। इंडियन मार्शल आर्ट फेडरेशन के चेयरमैन को वीआईपी सिटिंग अरेंजमेंट करते हुए पूरी रात बीत गई थी, क्योंकि उनके पास रात को ही मिस्टर प्रेसिडेंट और अर्जुन राणा के आने की न्यूज आ गई थी। इसलिए वो रात को ही अपने काम में लग गया था। सुबह तो ये खबर कि मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर अर्जुन राणा भी इस महामुकाबले में शामिल हो रहे हैं, हर जगह फैल गई थी। सभी जगह इस बात के चर्चे थे, पर किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया था कि अचानक मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर अर्जुन राणा ने वहां आने के लिए क्यों डिसाइड किया था। सभी वहां पर मिस्टर प्रेसिडेंट के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं के आने के बाद मुकाबला शुरू होना था। कि तभी वीआईपी एंट्रेंस से गाड़ियों का काफिला स्टेडियम के मेन डोर पर आया, जहां पर मिस्टर चेयरमैन उन दोनों के इंतजार के लिए खड़े थे। तभी सभी कारों से गार्ड्स उतरे और वो सभी 2 लाइंस में खड़े हो गए। मिस्टर प्रेसिडेंट और अर्जुन राणा भी कार से उतर गए थे, पर वो अंदर आने की बजाय वहीं डोर पर किसी का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर चेयरमैन उन दोनों को किसी का इंतजार करते देखकर शॉक में था। सभी दर्शक भी ये देखकर हैरान थे कि वे दोनों वहां पर किसका इंतजार कर रहे हैं। आखिर वो ब्लैक मास्क पहने हुए इंसान कौन था? मिस्टर प्रेसिडेंट और अर्जुन राणा इस महामुकाबले में किस लिए आए थे? मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर अर्जुन मैन डोर पर किसका इंतजार कर रहे थे? आखिर ऐसा कौन वीआईपी पर्सन इस मुकाबले में आने वाला था? और आज के इस मुकाबले का क्या रिजल्ट होने वाला था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव likes and comments on my story Billionaire CEO's Secret Wife Season 2.